Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics, and today's topic for lecture is electric dipole. Today we will discuss about the electric dipole. That means what is electric dipole and how we can find out the difficult dipole moment for different structures. Okay, so first question comes in our mind is that what is electric dipole? That means we are studying here electric charge and its properties. So di means two and poles means polarity. Here di means two and pole means polarity. That means there are two different type of polarity. हमें पता है चार्ज जो है वो दो टाइप का ही होता है, पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होंगे. लेकिन यहाँ पे डायपोल किसको बोलेंगे? अगर कहीं पे मैं कह दूं 1 + 50 कूलम और एक जगह माइनस में 12 कूलम है, तो इसका मतलब वो डायपोल फॉर्मेशन नहीं कर रहे. डायपोल के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. ठीक है, इक्वल भी होने चाहिए मैग्नीट्यूड में और अपोजिट नेचर के भी होने चाहिए. और अगर उन दोनों में कुछ सेपरेशन है तो हम उस फॉर्मेशन को, उस सिस्टम को, उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहूं कि एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और दोनों में कुछ सेपरेशन है. ठीक है, यहाँ पे हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं 2a. 2 क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है और हम सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? सेंटर से. इसलिए सेंटर से कभी चार्ज के डिस्टेंस जरूरत पड़े तो हम उसको फ्रैक्शन में ना लिखें, जनरली आपके पास नहीं, इसलिए इसको ट्वाइस के टर्म्स में लिख देते हैं. तो यहाँ पे हम हमेशा 2l, 2a, 2x जो भी मानेंगे, बट ये क्या होगी? डायपोल लेंथ होगी. क्या होगी ये? डायपोल लेंथ. दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? डायपोल लेंथ. क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहाँ पे डायपोल लेंथ होगा. चार्जेस जो होंगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट पोलैरिटी अपोजिट होगी यहाँ पे. तो दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा. तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं. ये डायपोल होता है. अब इस डायपोल का बेनिफिट क्या है, क्या प्रॉफिट है इस चीज का? तो हम उसको ये देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल जो है मॉलिक्यूल जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं. एक को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स और एक को बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पोलर एंड नॉन पोलर. उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं. उसी का बेनिफिट यहाँ पे देखेंगे हम कैसे डायपोल मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो सिंपल सा था. डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक में पढ़ रहे हैं इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डायपोल. दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल. एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है कई बार जिसको हम बोलते हैं आइडियल डायपोल. ठीक है, या इसको बोल देते हैं पॉइंट डायपोल. सेकंड में पॉइंट डायपोल. अब इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे पॉइंट का मतलब तो क्या होता है? एक सिंगल पॉइंट, यानी इन दोनों चार्जेस के डिस्टेंस को अगर मैं कम कर दूं और कम कर दूं और कम कर दूं, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाए, ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाए. ठीक है, लेकिन उतने ही रेशियो में इनके चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता रहे, यानी ओवरऑल जो नेक्स्ट टर्म है डायपोल मोमेंट वो कांस्टेंट रहे. तो हम इस डायपोल को जो एक चार्जेस एक दूसरे के वेरी वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस पे आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल. क्लियर हो गया? तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, ये चीज हम डिस्कस नहीं करते, बस आइडियल पर्पस के लिए याद करने के लिए होता है कि आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल क्या होता है. ठीक है, तो ये डायपोल था. अब कोई भी डायपोल होगा तो उस डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कोई पैरामीटर होगा. एक मैं ये डायपोल लिखता हूं, देखेंगे अभी एग्जांपल से. यहां पे एक डायपोल है, इसके चार्ज के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं 4 मीटर है. यहां पे प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू. यहां पे मैंने कहा ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, बट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है. कहीं पे मैंने लिख दिया कि नहीं, यहाँ पे तो आपके पास में +4q है, यहाँ पे -4q है और डिस्टेंस जो थी वो 0.5 मीटर होगी. यानी डिफरेंट डायपोल्स हो सकते हैं. तो हमें ये पता करना है कौन सा डायपोल ज्यादा पावरफुल है, कौन वीक है. यानी स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे कि डायपोल की स्ट्रेंथ हम कैसे मेजर करें, वो कैसे कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट डायपोल्स में. दो इक्वल अपोजिट चार्जेस तो हो सकते हैं, सेपरेशन भी हो सकती है, बट उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक नई टर्म्स आती है जिसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. तो हम नेक्स्ट टर्म जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक
डायपोल मोमेंट। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P से। क्लियर हो गया? अब ये कोई भी डायपोल होगा उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करेगा, यानी बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करना है। स्ट्रेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो ये क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। ये जो हम चीज स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इज द प्रोडक्ट, क्या होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट होगा, इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो, क्योंकि दोनों ही चार्ज क्या होंगे यहाँ पे, इक्वल होंगे, तो कोई भी ले सकते हैं। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो पोलैरिटी कंसीडर करनी नहीं यहाँ पे, तो ओनली हमें मैग्नीट्यूड लेना था। तो प्रोडक्ट होगा, किसका होगा, कोई भी चार्ज ले लो ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ, यानी दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन को किसी भी चार्ज से मल्टीप्लाई करा दोगे तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। दैट मींस Q इनटू में 2a। Q कोई भी चार्ज ले लो, उसके दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस हमने मानी थी यहाँ पे प्लस Q एंड माइनस Q, उन दोनों के बीच की सेपरेशन 2a था, तो 2a डायपोल लेंथ से मल्टीप्लाई करा दो। बार क्यों यूज किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप साइन भी यूज कर रहे हो तो आउटसाइड में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, दैट मींस मैग्नीट्यूड ही आएगा। तो ये हमें मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, चार्ज की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे कहूं कि ये +5 कूलम है और यहाँ पे -5 कूलम है और दोनों के बीच की सेपरेशन है वो 1 मीटर है, तो डायपोल मोमेंट कितना हो गया, कोई भी ले लेंगे 5, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा 5। यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट भी देख लेते हैं इसकी, तो क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, SI कूलम, और ये ट्वाइस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायपोल लेंथ ही है, इसी को 2a लिख रहे हैं, तो इसका मतलब 2a डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो इसकी यूनिट क्या देगी, कूलम मीटर। तो यहाँ पे देख लेते हैं यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी, कूलम मीटर। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए इसका, डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ है, लेंथ का कितना होगा L, और चार्ज का हमें पता है करंट इनटू में टाइम, तो करंट का A T और ये L, तो इसका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा ATL। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे जब एरो मार्क किया होगा तो आपके माइंड में आ चुका होगा कि डायपोल मोमेंट जो है वो कैसी क्वांटिटी, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शंस भी होगी, तो इसका मतलब यही देखते हैं कि इसकी डायरेक्शंस क्या होने वाली। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का आपको कहीं से आंसर नहीं मिलता। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए, डायरेक्शंस। तो यहाँ पे डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। कहता है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फिक्स रही है हमेशा, क्या होगी, फिक्स होगी। क्लियर हो गया, ये क्या होती है, फिक्स्ड होती है हमेशा। तो इसका मतलब क्या होता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव फिक्स है, इसको आप याद कर सकते हो, रट सकते हो इसको, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट जो है वो समझाना बहुत जरूरी है। जैसे ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें मैं किसी भी डायपोल को अगर प्लेस करूंगा, कोई भी डायपोल, एक डायपोल मैंने यहां पे रख दिया, डायपोल में क्या होगा, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा, एक साइड में नेगेटिव, कहीं पे मैंने ऐसे रख दिया, कहीं पे मैंने और कोई डायरेक्शन, यानी कोई भी डायपोल मोमेंट हो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि कहीं पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, उससे और किधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव पे किधर लगता है, सेम डायरेक्शन में। तो ये धीरे धीरे डायपोल जो होगा वो अलाइन होगा, कैसे आ जाएगा, यहां से ये अलाइन होते हुए इस डायरेक्शन ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब इसका नेगेटिव चार्ज इधर होगा और पॉजिटिव चार्ज इधर होगा। ठीक है, ऐसा ही इस पे होगा, पॉजिटिव वाले इसके नेगेटिव को इधर अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल, तो ये भी यहां से रोटेट करते हुए, घूमते हुए, और ये भी क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन, यानी इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव।
तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे भी किसी भी ओरिएंटेशन में आप डायपोल को रख दो, लेकिन उसका डायपोल मोमेंट जो होगा, सॉरी, वो जो डायपोल होगा वो धीरे धीरे रोटेट करते हुए किस डायरेक्शन में आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसलिए नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या मान ली गई, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट होता है पॉजिटिव से जाके नेगेटिव की तरफ, लेकिन यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, ये फिक्स्ड होती है यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमें यूनिट पता चल गई, डायमेंशन फॉर्मूला पता चल गई, डिफरेंट आपके पास में डायपोल्स पता लगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो डायरेक्शंस के बारे में अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में हम डायपोल मोमेंट को कैसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इंपोर्टेंट सर, कि अभी तो आपने सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा। ठीक है, मैं लिख दूं एग्जांपल, इंपोर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, डायपोल मोमेंट ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, चार्ज रिंग एंड पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये डायरेक्शंस है, यानी यहां पे स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये हमारे पास में सेमी सर्कुलर रिंग है और इस रिंग पे क्या है, चार्ज है। सपोज करते हैं यहां पे चार्ज है कैसा, पॉजिटिव, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पॉजिटिव, और इसके सेंटर पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, -q चार्ज। ठीक है, और ये भी ओवरऑल सभी चार्ज को मिला दें तो इस पे कैसा चार्ज है, +q चार्ज। इसकी रेडियस जो है वो आपको दे रखी है, यहां पे रेडियस जो है वो कितनी है, r। ठीक है, अब यहां पे ये डायपोल कैसे बन सकता है। ठीक है, हमने कहा था दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, तो इक्वल तो है, ये पूरा का पूरा चार्ज कितना है, q है, और इस पे कितना है, -q। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा अगर हम कंसंट्रेटेड टर्म्स में देखें तो पूरा इक्वल भी है, अपोजिट भी है और सेपरेशंस भी है, तो इसका मतलब डायपोल तो बनेगा। अगर डायपोल है तो हम इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें वो देखते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करनी है हमें, कि यहाँ पे एक छोटा सा हम डिस्टेंस कंसीडर कर लें, स्मॉल सी डिस्टेंस यहां से, और सपोज करते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस मैंने यहाँ पे कंसीडर की, जिसकी लेंथ कितनी थी, dl। ठीक है, dl होगी, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आपको पता होती है, जब वायर है लेंथ के ऊपर तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, और लैम्डा पे कितना होगा, टोटल चार्ज था q, और टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी, पाई इंटू में r, क्योंकि टोटल लेंथ होती है 2 पाई r कंप्लीट सर्कल की, लेकिन हाफ है तो कितना आएगा, पाई r, दैट मींस चार्ज अपॉन में लेंथ। क्लियर हो गया? इसका मतलब होता है अगर हम एक यूनिट लेंथ ले लें, अगर ये SI यूनिट में तो 1 मीटर लेंथ लेंगे, तो उस पर जो चार्ज की वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हमें पता है लेंथ कि यूनिट लेंथ पे कितना होगा। अब अगर आपको ये dl लेंथ कैलकुलेट करना है कि इसके हिस्से में कितना चार्ज आया होगा, क्योंकि ये भी तो वायर का ही पार्ट है, इसके हिस्से में स्मॉल चार्ज होगा, तो हमने कितना मान लिया, dq, और dq की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक यूनिट लेंथ पे चार्ज है वो है लैम्डा, तो dl लेंथ पे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे कितना आ जाएगा, लैम्डा एक यूनिट लेंथ पे था q अपॉन में पाई इंटू r, और कितनी लेंथ पे चाहिए हमें, dl लेंथ पे। इसमें कई जगह आपको x मिलेगा, कई जगह कुछ मिलेगा, तो हमने l मानना है तो ये l लेंथ मान। क्लियर हो गया? तो हमें इस स्मॉल लेंथ के ऊपर ये चार्ज की वैल्यू पता चल गई कि कितना चार्ज हो गया, यहाँ पे स्मॉल लेंथ है, स्मॉल लेंथ पे स्मॉल चार्ज, और कितना होगा उसकी वैल्यू हमें पता चल गई। क्लियर हो गया? लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे स्मॉल कंसीडर किया था, तो इसका भी एक छोटा सा ही हिस्सा लिया होगा हमने, स्मॉल dq, तभी तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में सेपरेशन कितनी है, r। तो मैंने कहा सो स्मॉल डायपोल मोमेंट, जब आपने स्मॉल स्मॉल कंसीडर किया है तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, स्मॉल होगा। क्या नाम दे दिया हमने, dp। कितनी वैल्यू आएगी डायपोल मोमेंट की, यहाँ पे चार्ज है dq, यहाँ पे भी हमने स्मॉल लिया होगा -dq, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r, रेडियस ऑफ द रिंग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, r इंटू में dq। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो आपको पता चल गया, लेकिन डायरेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो वेक्टर एडिशन करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज से क्या था, पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करना स्टार्ट
स्टार्ट करूं तो इस पॉइंट से लेके ऐसे स्मॉल सा पोर्शन यहाँ पे, फिर स्मॉल 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 कंसिडर करते हुए लास्ट तक जाएंगे, तो इसका मतलब हम पूरे को ऐड कर देंगे तो टोटल डायपोल मोमेंट हमें पता लग जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखनी थी हमें कि यहाँ पे अगर मैं ये एंगल मान लूं इसके साथ में, ये डायपोल जब हम स्मॉल कंसिडर कर रहे थे तो इस डायरेक्शन में एंगल था थीटा और ये था स्मॉल एंगल कितना था डी थीटा। ये जो स्मॉल लेंथ थी, स्मॉल लेंथ के साथ कितना एंगल बन रहा था डी थीटा और इस एक्सिस के साथ उस मोमेंट पे कितना एंगल था थीटा। तो हम इस स्मॉल डीपी को नहीं इंटीग्रेट कर सकते यहाँ पे कंप्लीट, क्योंकि ये तो स्मॉल डायपोल मोमेंट था डीपी। इसको अगर हम यहाँ पे देखें, रिजोल्व करें तो एक कंपोनेंट आएगा इसके तरह डीपी कोस थीटा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा डीपी साइन थीटा। इसका मतलब जब हम ये कंपोनेंट लेंगे यहां से तो यहां पे कंपोनेंट लोगे तो इसका मतलब उसके भी सेम एंगल बनेगा, तो एक हॉरिजॉन्टल में बनेगा एक वर्टिकल में, तो हॉरिजॉन्टल वाले तो इक्वल और अपोजिट होने से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो यहां पे लिख सकता हूं ऑन रेजोल्यूशन इस स्मॉल को हमने देखा तो इस सभी की डायरेक्शन यहाँ पे सेम नहीं होती, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, तो स्मॉल स्मॉल डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं थी। तो हमें पहले देखना था कि डायरेक्शन सेम किसकी होगी, किसको ऐड करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो हमने रिजोल्व किया तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल में वैल्यू आएगी डीपी कोस थीटा और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। क्यों हो गए कैंसिल आउट, क्योंकि दूसरे कंपोनेंट की वजह से इक्वल आएंगे और अपोजिट, इक्वल अपोजिट होने से कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो वर्टिकल डायरेक्शंस में आएंगे वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे कौन से डीपी साइन थीटा और ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड होंगे, क्योंकि किसी भी कंपोनेंट की वजह से देखोगे तो जो वर्टिकल डायरेक्शंस होगी उन सभी की डायरेक्शन सेम होने की वजह से कंपोनेंट वही ऐड होंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे डीपी को ऐड नहीं करेंगे, कंप्लीट डीपी साइन थीटा को। सो फॉर total dipole moment by integration of किसको ऐड करेंगे, इस वाले जिसकी डायरेक्शन सेम है, वो तो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे हमने कहा dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dp साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब ये स्मॉल dp की वैल्यू कितनी है यहाँ पे r इंटू में dq इंटीग्रेशन और ये साइन थीटा। फिर हमें ध्यान आया कि ये dq है, यहाँ पे तो थीटा भी तो चेंज हो रहा होगा, हर मोमेंट पे थीटा चेंज है, वेरिएबल होगा और ये dq भी चेंज होगा, क्योंकि यहां से स्टार्ट करोगे dq फिर थोड़ा ऐड तो इसका मतलब dq स्मॉल चार्ज भी यहाँ पे क्या हो रहा होगा चेंज हो रहा होगा। तो dq को भी हमें पुट करना है, तो dq की वैल्यू हमें पता है कितनी है q अपॉन में पाई r इंटू में dl। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको r है, dq की वैल्यू q अपॉन में पाई r इंटू में dl, ठीक है। और यहां पे आपके पास में कितना था साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन। अब फिर से हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई, यहां पे स्मॉल है ये भी है और एंगल भी चेंज है, यानी दो वेरिएबल है, तो हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें यहाँ पे, तो r से तो r चलो कैंसिल आउट हो गया, तो q अपॉन में पाई जो है वो तो इंटीग्रेशन से आप बाहर ले सकते हो, q अपॉन में पाई बाहर आ गया। लेकिन मैं इस dl को भी तो लिख सकता हूं, ये जो स्मॉल लेंथ है इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे dl को अगर देखें तो आपको रेडियस पता है, स्मॉल एंगल पता है, तो एंगल क्या होता है r अपॉन में रेडियस, तो dl जो होगा वो r को होगा, रेडियस आपको पता ही है। सो dl इज इक्वल टू r इंटू में d थीटा। तो हम dl को भी कितना पुट कर देते हैं यहाँ पे r इंटू में d थीटा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में कितना आ गया r इंटू में d थीटा, ठीक है। और ये q था ही, यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूं q, dl की वैल्यू को हमने लिख दिया r इंटू में d थीटा इंटू में साइन थीटा। अब यहाँ पे एक ही टर्म्स है, r कांस्टेंट होगा बाहर, ठीक है, सॉरी चार्ज हम पहले ले चुके थे इंटीग्रेशन से, r जो है वो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो हम थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका मतलब अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है थीटा। तो जब आप यहां से स्टार्ट करोगे तो एंगल कितना मान लें 0, स्मॉल स्मॉल एंगल पे जब इंटीग्रेट करते जाओगे यहाँ पे स्मॉल 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 और कहां तक जाओगे हाफ रिंग तक, तो 0 से स्टार्ट करोगे और पाई रेडियन, पाई मतलब 180 डिग्री तक, हाफ ही तो है, कंप्लीट होता तो हम कितना जाते हैं 360 तक, अगर और ज्यादा होता तो इसका मतलब हम क्या जाते हैं वहां पे हाफ, क्वाड होता तो इसका मतलब 0 से 90 पाई बाय 2 रेडियन तक, और कुछ होता तो थीटा 1 से थीटा 2, तो यहाँ पे लिमिट कितनी आ जाएगी 0 टू पाई।
आर आउटसाइड में आ गया, क्यू इंटू आर अपॉन में पाई। ठीक है, यहां पे अगर हम टर्म्स देखें तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे, कोस थीटा। ठीक है, सॉरी माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कोस थीटा। लिमिट पुट करेंगे कितना आएगा, 0 टू पाई। अब लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे आ रहा है क्यू इंटू आर अपॉन में पाई, और यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस तो है कोस पाई आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कोस 0। तो कोस पाई होता है -1, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा कोस 0 1। तो इसका मतलब 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे टोटल डायपोल मोमेंट इधर लिख रहा हूं मैं, टोटल डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है वहां से, 2r अपॉन में पाई इंटू में q। दैट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ क्वाड्रिंग एंड पॉइंट चार्ज एट द सेंटर। तो यहाँ पे पूरा जो होगा वो भी डायपोल मोमेंट है, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की। इसका शॉर्टकट मेथड भी था। ठीक है, शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं हमें, सेंटर ऑफ मास के एग्जांपल से, कि यहाँ पे पूरा अगर मैं मास डिस्ट्रीब्यूट करता, क्योंकि चार्ज बिना मास के तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अगर मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस पूरी रिंग की जगह अगर मैं कंसंट्रेट कर देता, इस पूरे मास को रखता जो इस पूरी रिंग के मास के बराबर होता, तो उसका मास कहां पे आता, इस पॉइंट पे, सेंटर ऑफ मास, जिसकी वैल्यू इसके सेंटर से कितनी होती है यहाँ पे, 2r अपॉन में पाई। यानी इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन सेंटर से 2r अपॉन पाई होती है। इस पूरे चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां पे रख देता, तो पॉजिटिव यहां पे और नेगेटिव यहां पे, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, 2r अपॉन में पाई। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट आप डायरेक्टली कर लेते, कोई भी चार्ज q, और डिस्टेंस कितनी होती है, 2r अपॉन में पाई। तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास की भी वैल्यू पता होती है तो आपका एक स्टेप में आंसर आ जाता है, और नहीं होता तो इसका मतलब हमें डेरिवेशन करना होता। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया और आपको शॉर्टकट मेथड भी पता चल गया। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, हम डायपोल मोमेंट की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।